दो बड़े समुदाय भील और गौंड जिस राज्य में बसते हैं मध्य प्रदेश में, वहां पर आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा। उसके लिए जितने भी भाइयों ने मेहनत की, हमारे बड़े बड़े समाज के जाने माने हस्तियों को आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, उसके लिए आयोजनकर्ताओं का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज पहली बार हमने हमारी आंखों से नंदाबाई को देखा। लगातार हम 2013 से 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए बात रखते हैं, लेकिन नंदाबाई को आज हमने पहली बार देखा। यह आप लोग मानपुर के भाइयों का बदौलत हुआ। और जयपाल सिंह मुंडा के बारे में भी हम लोग 2010 से जानते हैं, उससे पहले हम नहीं जानते थे। वो भी हमारे झारखंड के भाई ने हमको बताया था। और उनके परिवार की बेटी भी हमारे बीच में है, यह भी पहली बार हमारे बीच में है, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे भाई, जाने माने में नाम लेना उचित नहीं समझता, क्योंकि इसमें ज्यादा समय जाया होता है। आप सभी सम्मानित हैं, यहाँ है वो भी सम्मानित है, वहाँ है वो भी सम्मानित है। और आज के कार्यक्रम में पहली बार इतनी बड़ी महिलाएं मैं देख रहा हूँ, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों। आप लोग जो उधर खड़े हैं थोड़ा पास में आ जाइए, अभी छाया भी आ गया। आ जाइए दोस्तों इधर पास में, मेरे सामने रहोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उधर जो भाई है आ जाओ, यहाँ आ जाओ। दोस्तों, हमने कई वक्ताओं को सुना, समझा और प्रयास किया कि हमारी समस्याएं क्यों हैं। देश में जब आजादी आई, संविधान लागू हुआ, तो कई समाजों की बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन आज हम देखते हैं इतने सालों में तो सबकी समस्याओं का थोड़ा बहुत समाधान हुआ। एकमात्र आदिवासी समाज है जिसकी समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही हो। एकमात्र आदिवासी समाज है जिसकी समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। जहां तक जमीन की बात करें, देश आजाद होने से पहले जितनी जमीन थी हमारे पास, वो जमीन आज कम हो गई। और हमारे पूर्वजों का कथन है कि जमीन नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि जो जमीन हमारे पास है वो जमीन हमारी नहीं है, वो हमारे बाप दादाओं की है। यदि हम जमीन बेचते हैं तो किसको बेच रहे हैं? बाप दादा को बेच रहे हैं। ये जमीन हमारी नहीं है, हमारे बाप दादाओं की है। और बाप दादाओं ने जमीन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रखी थी। यदि आप जमीन बेचते हो तो आने वाली पीढ़ी को भी बेच रहे हो। लेकिन यह सब जानने के बावजूद भी आज लगातार हमारी जमीन कम हो रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हम पिछले दिनों तेलंगाना गए थे, तो वहां देश भर के लोग आए थे। वहां पर एक बात निकली कि दुनिया के आदिवासी एक हो, भारत के आदिवासी एक हो। यह नारा आपने बहुत बार सुना होगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन एक तो हो नहीं रहे कि हो रहे। जो लोग आदिवासी एकता के नाम से निकले थे, समाज में बात कर रहे थे, वो तो पार्टियों में जा रहे हैं। और वो भी कौन सी पार्टी में जा रहे हैं? जो पार्टी हमारे समाज के लिए समस्या खड़ी करके गई है,
आपका कॉलम अलग था कि नहीं था देश आजाद होने से पहले? कॉलम खत्म किसने किया? कौन सी पार्टी ने? कांग्रेस। और यहाँ समाज में काम करने वाले लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो ये उपला माला भरा हुआ है कि खाली है? आप उपलो मालो है भरेलो है कि खाली है? क्या में गोबर भरेलो है? थोड़ा तो समझना चाहिए ना। यदि आप समाज के लिए काम करते हो तो जिस पार्टी ने आपके समाज का सबसे ज्यादा नुकसान किया उसमें क्यों जा रहे हैं, ये मेरा सवाल है। चाहे वो कोई भी हो, ये मेरा सवाल है। दूसरी बात, हम लोग कहते हैं कि ये पार्टी गलत है, वो पार्टी गलत है। धर्म के नाम पर हमारे देश में पार्टियां बनी है, उसका भी हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने भी कौन सा अच्छा काम किया? आज मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में जितना ज्यादा शोषण हुआ, दमन हुआ, हत्याएं हुई, यहां तक कि हमारी एक गरासिया महिला को जला दिया। नेमावर में महिला हमारी बेटियों को जमीन में गाड़ दिया जेसीबी से। इसके बावजूद भी हम इतने बने हुए हैं और कोई व्यक्ति समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए बोलता है और नई व्यवस्था बनाता है तो आप लोग विरोध में काम करते हो, गालियां देते हो, न जाने क्या क्या आरोप लगाते हो। अब मेरा पुनः सवाल है, क्या आदिवासी एक होना चाहता है? यदि आदिवासी एक होना चाहता है तो आदिवासी नेता एक होना चाहते हैं? आदिवासी एक होना चाहता है, आदिवासी नेता एक होना नहीं चाहते। ये हमको पहले से पता था, इसलिए 2015 में जब हम लोगों ने आदिवासी परिवार बनाया तो पहला सिद्धांत रखा, राजनीति विहीन आदिवासी परिवार। यानी आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी में हो, आप यहां आकर के अपनी बात रख सकते हो। फिर हमने देखा जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं वो वापस अपनी संस्कृति में नहीं आना चाहते। जो आदिवासी आपका वर्ण धर्म में चले गए हैं, अब ये वर्ण धर्म कौन सा है? कई लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि जिसको हम लोग अलग अलग बातें कहते रहते हैं, हम इस धर्म को मानते हैं, हमारी स्कूल में सर्टिफिकेट में हम ये नाम लिखते हैं, वो तो धर्म का नाम ही नहीं है। ये क्या सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है हिंदू कोई धर्म नहीं है। उस धर्म का असली नाम क्या है? वर्ण धर्म। और दूसरा क्या नाम है? ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म। उसके अंदर एक ही समाज का हित समाहित है, एक ही समाज का श्रेष्ठत्व समाहित है। उसमें भी जो लोग चले गए हैं वो वापस बीली संस्कृति में नहीं आना चाहते, गोंडी संस्कृति में नहीं आना चाहते, संथाली संस्कृति में नहीं आना चाहते, मुंडारी संस्कृति में आना नहीं चाहते। तो हम आदिवासी कहां, बताओ? इसलिए हमने एक विषय रखा, मुद्दा रखा, सिद्धांत रखा कि धर्म विहीन आदिवासी परिवार। आप किसी भी धर्म में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण धर्मी हो, चाहे वर्ण धर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, इस्लाम को भी मानते हो। खानदेश का उदाहरण है पायल तड़वी, ये मुस्लिम धर्म को मानती थी लेकिन आदिवासी थी, भील थी।
वो भी मानता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर आओ, अपनी बात रखो। फिर तीसरी बात, कई प्रकार के संगठन, ये संगठन, वो संगठन, ये संगठन, और कई लोगों का तो नहीं, ये उस संगठन का कार्यक्रम है तो मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं इस संगठन का पदाधिकारी हूं, मैं इस संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं उस संगठन का हूं। आज सुबह में डामोर सर की मैडम ने मेरे को बोला कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संगठनवाद खतरनाक हालत पे पहुंच गया, ये बात बोला। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कई प्रकार के संगठन, ये हालात हमारे इलाके में भी थे। विश्व आदिवासी दिवस भी 2 से 3 जगह लोग मनाते थे, इतने संगठन अलग अलग थे, एक जगह नहीं बैठते थे। तो हमने सिद्धांत रखा, संगठन विहीन आदिवासी परिवार। आप किसी भी संगठन के हो, यहाँ आइए, अपनी बात रखिए। और चौथी बात, बॉर्डरलेस आदिवासी परिवार, यानी आप किसी भी जिले के हो, किसी भी राज्य के हो, हमें देखना नहीं है, आप आदिवासी हैं, आप यहाँ आकर के अपनी बात रख सकते हैं। ये 4 सिद्धांतों ने इतना बड़ा कारवा खड़ा किया कि आज आप लोगों ने पहली बार सबसे ज्यादा मेरा सम्मान किया। इतना सम्मान मेरा आज तक कहीं पर भी नहीं हुआ। सम्मान करना या करवाना ये मेरा विषय नहीं है। मैं, आप लोग माला भी पहनाते हो, इसको भी मैं पसंद नहीं करता, नहीं करता। हम सभी लोग एक जैसे हैं, हम कभी मंच पर बैठते ही नहीं है, हम जनता के बीच में बैठते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आज गर्मी पड़ रही थी और मैं गर्मी में बैठ नहीं सकता, इसलिए मेरे को यहाँ बैठना पड़ा, अन्यथा मैं कभी मंच पर आज तक बैठा हुआ नहीं देखा होगा। तो मैं ये आप लोगों से केवल कहना चाहता हूं कि आप लोग जो, हम लोगों ने जो कंसेप्ट अपनाया, ये 4 बातें, संगठन विहीन आदिवासी परिवार, राजनीति विहीन आदिवासी परिवार, धर्म विहीन आदिवासी परिवार और बॉर्डरलेस आदिवासी परिवार, इस चीज को हम स्वीकार करते हैं तो हमारा आदिवासी समाज एक जाजम पर आ सकता है। हम लोगों ने 2015 से एक ही बैनर होता है पीछे, आदिवासी परिवार, उसके अलावा कोई बैनर नहीं होता, और इसका कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई संयोजक नहीं है। जिसको जो बात रखनी है रखते गए, रखते गए, रखते गए, जो राय बनती गई हम लिखते गए। और 2018 में हम लोगों ने किताब बनाया, आदिवासी परिवार विजन बुक। आदिवासी परिवार विजन बुक यानी हमारा विजन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में उस किताब में लिखा हुआ है। 267 पेज का किताब है, जून 2018 मैंने ही लिखा है। लेकिन वो किताब बेचने के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं है। वे कार्यकर्ता जो हमें विश्वास हो जाए कि वो कार्यकर्ता समाज को कभी धोखा नहीं देगा, उसी को पढ़ने का अवसर मिलेगा। ये बात आप लोगों के बीच में कहते हैं। इसलिए हमने हमारे इलाके में आजकल हम लोग एक नई प्रकार की टीम खड़ी कर रहे हैं। क्या टीम बना रहे हैं? ऐसे कौन से कार्यकर्ता हैं जो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो अलग। ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं समाज के जो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनको अलग कर रहे हैं और उनको निर्णय लेने का पावर दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। जो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते जिंदगी में कभी भी, उनको पावर होगा निर्णय लेने का। और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन लोगों को निर्णय अमलीकरण का पावर होगा। निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा, निर्णय अमलीकरण का। ये मैं समझ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप कितना समझ रहे मुझे नहीं पता, लेकिन गंभीरता से समझिए बात को। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। देश आजाद होने के बाद 1950 में संविधान लागू हुआ
और संविधान लागू होने के बाद 1951-52 में पहला चुनाव हुआ। वहां से 2023 तक आज तक हम लोगों को हमारा नेता कौन होगा, हमारा विधायक कौन होगा, हमारा एमएलए कौन होगा, हमारा सांसद कौन होगा, ये तय करने का अधिकार हमको नहीं मिला। क्या मिला? नहीं मिला। इसी वजह से आपके समाज का बेहतरीन नेतृत्व करने लायक आदमी पार्टियों के गुलाम हो गए। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। देश आजाद होने से पहले जो समाज का सच्चा लीडर था, लड़ाकू आदमी था, अच्छा लीडर था, योग्य आदमी था, वो लीडरशिप करता था। वो लीडरशिप करता था देश आजाद होने से पहले। देश आजाद होने के बाद जो सच्चा लीडर है, समाज का त्याग, समाज का कल्याण करने की भावना रखता है, समाज के लिए लड़ता है, झगड़ता है, उस आदमी को टिकट नहीं मिलता है। और जो दूसरों के आगे लौट-पोट होता है, दूसरों के आगे चरण स्पर्श करता है। हमारे इलाके में हमारे कई सारे फोटो आप लोगों देखे होंगे, दूसरे लोग, दूसरे समाज के लोग कुर्सी पर बैठते हैं और हमारे मंत्री जमीन पर नीचे बैठते हैं। आपके मध्य प्रदेश में ऐसा होता है? हमारे इलाके में ऐसा है, हमारे पास फोटो अवेलेबल है। मंत्री जमीन पर बैठा है और गैर आदिवासी लोग कुर्सी पर बैठे हैं। सोच सकते हो, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। ये हालात है आपका जनप्रतिनिधि का। फिर संविधान कैसे लागू होगा बताओ? आपके नेता को बराबर बैठने का अधिकार नहीं दिया दूसरे समाज के लोगों ने, और वो जमीन पर बैठता है। संविधान कैसे लागू होगा? लागू हो सकता है क्या? और हम बात कर रहे हैं संविधान के अंदर आर्टिकल 13(3) का में यह लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह लिखा है, 5वीं अनुसूची में यह लिखा है। ये आप बोल रहे हो, सड़क पर बोल रहे हो, लेकिन जिन लोगों को आपने वहां बोलने के लिए भेजा है वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए आप, और जो लोग समाज के नाम पर काम करते हैं 5 साल तक और लास्ट 6 महीने में उन्हीं पार्टी को तलवे चाटने के लिए चले जाते हैं और टिकट की लाइन में लग जाते हैं। तो हमने सोचा, क्या सोचा? इन लोगों का भी इलाज करना जरूरी है। किसका इलाज करना जरूरी है? जो पार्टियों के पीछे जाते हैं, नंबर 1। और दूसरा, वहां जाके बोलते नहीं है, आपका क्या कहते हैं, संसद में नहीं बोलते, विधानसभा में नहीं बोलते, उनका भी इलाज करना जरूरी है। और कई लोग हमारे अपने समाज के, गैर समाज का कोई इंसान का कुछ एक्सीडेंट हो गया तो लाखों रुपया दे देते हैं, और हमारे समाज का कोई मर जाता है तो हमारे घर बैठने तक नहीं आते हैं, और 20-25 हजार खत्म। ये हमारे अपने लोग करते हैं। दूसरे समाज के लोग हमारा अपमान करते हैं तो भी हमारे नेता नहीं बोलते। इनका भी इलाज करना जरूरी है। जो लोग 5वीं अनुसूची पर नहीं बोलते, अमलीकरण का प्रयास नहीं करते, उनका भी इलाज करना जरूरी था। जो लोग आर्टिकल 13(3) का रूढ़िगत ग्राम सभा के बारे में बात नहीं करते, अमलीकरण की बात नहीं करते, पैसा कानून की बात नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अमलीकरण की बात नहीं करते, उनका भी इलाज करना जरूरी था। तो हमारे लोगों ने 2017 में हमारे को सवाल करा कि ये लोग, इतने हजारों लाखों लोग अब इन पार्टियों को चुनाव में वोट नहीं देना चाहते, हमें क्या करना चाहिए? तो पहले तो मैंने बिल्कुल ना कह दिया
इसके बाद 1 साल बाद हमने निर्णय लिया कि चलो आप लोग कहते हो तो ऐसा कर देते, और करने के बाद परिणाम क्या आया? हमारे जिले में 4 एमएलए हैं। कितना? 2 तो जीत गए हम, और एक 52,000 लाया। तीसरा, हमारे विधानसभा में जो व्यक्ति जीता, राजकुमार रोत, उसने इतने लाख भी खर्च नहीं किए, 5, और सामने वाले ने 4 करोड़ खर्च किया तो भी हार गया। यह है विचारों की ताकत, यह है विचार क्रांति, यह आदिवासी परिवार की ताकत। और अभी पंचायती राज चुनाव के अंदर 96 आपका क्या कहते हैं, पंचायत समिति सदस्य को, जनपद सदस्य 96, इसमें से 40 तो कुंवारे थे, अभी भी 22-23 तो कुंवारे हैं। सोचो, कॉलेज के बच्चे जीत गए, बड़े बड़े लोगों को हरा दिया। और 13 जिला पंचायत सदस्य मेरे अकेले जिले में, और एक ही दूसरा चाहिए था हमको, तो हम जिला पंचायत का बोर्ड हमारे कब्जे में आ जाता। तो रातों रात कांग्रेस भाजपा एक हो गए, ये आपको पता होगा, एक हो गए। और डूंगरपुर में पहली बार हुआ, वो हमको रोकने के लिए। और सरपंच तो न जाने कितने, मैं आपको बता नहीं सकता। ये बात होने के वजह से हमको एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई? आप 1 लाख लोगों की रैली करो, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, अखबार में नहीं आएगा, आएगा तो उल्टा गलत आएगा। और आपके बीच में राजनीतिक लोग दारू पिला करके गलत लोगों को घुसेड़ देंगे, और फिर कुछ उपद्रव करा देंगे, फिर पुलिस वाले आपके ऊपर केस कर देंगे। यही हमारा काकरी डुंगरी में हुआ था, आपने सुना होगा, ये हर जगह होता है। तो हम लोगों ने तय किया, कि पूरे भील प्रदेश के अंदर, एक बात ध्यान रखो, भील प्रदेश का मतलब क्या? जहां जहां भीलों के राजा हुआ करते थे वो भील प्रदेश, जहां जहां भीलों के राजा हुआ करते थे, जहां भील बाहुल्यता है वो पूरा भील प्रदेश। तो पूरे भील प्रदेश के अंदर इन पार्टियों का खात्मा जब तक नहीं होगा, हमारा समाज एक कभी नहीं हो सकता। इस बात का हम लोगों ने तय किया है, इस वजह से हम लोगों ने संगठन रजिस्टर किया। क्योंकि जब तक पार्टियों का खात्मा नहीं होगा, आपका समाज एक कभी नहीं हो सकता। आज आप देख लो, एक परिवार में भी 2 टुकड़े मिलेंगे, एक गांव में 4 से 5 टुकड़े मिलेंगे, और जिले और पंचायत समिति की तो बात छोड़ दो। हम लोगों को एक बात समझ में आई कि आप 1 लाख लोगों का भी रैली करोगे, आपको कोई नहीं सुनेगा। और पार्टी के 5 लोग मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे तो भी वो लोग डरते हैं। ये बात ध्यान से समझो। ये इतने लोग जीतने के बाद हमें एक बात समझ में आई कि वो लोग एक ही चीज से डरते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों से डरते हैं, न किसी कानून से डरते हैं, न आदिवासियों से डरते हैं, वो केवल एक ही चीज से डरते हैं, वो है जनमत। क्या समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं? जनमत यानी पब्लिक का मत क्या है? मत का मतलब वोट नहीं है। पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक की इच्छा शक्ति क्या है, पब्लिक का सोचने का नजरिया कैसा है, उसके आधार पर वो लोग डरते हैं। तो हमने इसी वजह से तय किया कि पब्लिक का, लोगों का सोचने का नजरिया बदलना होगा। पब्लिक को सोचने का जो विषय है वो बदलने होंगे। तो हमारे लोगों की आदत क्या थी? आदत ये थी कि थोड़ा सा पिला दो,
थोड़ा सा पिला दो, तो बैल के समान काम करते दूसरों के लिए। जब तक उतरेगा नहीं तब तक पूरे गांव में घूमेंगे, इसी को वोट देना, इसी को वोट देना, इसी को वोट देना, एक पगले में है? हमारे लोगों को एक बीड़ी पिला दी किसी आदमी ने और कह दिया ये बोरी वहां से वहां रखनी है, रख देंगे। 50 किलो की बोरी, एक बीड़ी पिला दिया, इधर से उधर रख देंगे। ये हमारा कैरेक्टर है पूरे देश भर में। ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बाद में समझेंगे। अब ऐसे समाज को कैसे एक किया जाए, कैसे संगठित किया जाए, इसके लिए बहुत दिमाग खपाना पड़ता है। तो आज आप देख लीजिए, हम भी आपके खून के हैं, हम कोई अलग नहीं है। हमारे इलाके में एकता हो सकती है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती? हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती है। और पिछले दिनों तेलंगाना गए थे तो वहां एक बात हुई थी, एक व्यक्ति ने बात करा था कि भील और गोंड एक हो गए पूरे देश में तो पूरे देश के आदिवासियों की सुरक्षा हो सकती है। भील और गोंड दो ही, यदि वो एक हो गए तो पूरे देश के आदिवासियों को उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनके हक अधिकार को प्राप्त करने में आगे बढ़ा सकते हैं। इस बात को मैं भी मानता हूं, लेकिन एक दिक्कत है, हमारे इलाके में भी पहले लोग हम लोगों को भील को नीचा समझते थे, भील अटले नीचा ऐसा मानते थे। क्या आपके इलाके में भी ऐसा होता है? होता था। भील को नीचा माना जाता है? अरे हाँ या ना तो बोलो, सही है? तो जो ऊंचा है, भील से जो ऊंचे हैं, उनकी आंखें कितनी, आपकी कितनी? क्या बात कर रही है? जो नीचा है उनकी भी दो आंखें, जो ऊंचा है उनकी भी दो आंखें, बराबर है? आप लोगों का पैर कितने, उनके? क्या बात करें, आपके भी दो पैर है, उनके भी दो पैर है, तो फिर ऊंचा नीचा कैसे हुए हैं? आप लोग क्या खाते हो? अनाज खाते हो, मांस, फल फ्रूट सब्जी, वो क्या खाते हैं? जो ऊंचे वो सोना चांदी खाते होंगे, क्या खाते हैं? आप लोग जमीन पर चलते हो, आसमान में उड़ते हो, वो लोग जो ऊंचे है वो तो आसमान में उड़ते होंगे। किस आधार पर है जो लोग अपने आप को ऊंचा मानते हैं, वो किस आधार पर ऊंचा है, ये मेरा सवाल है। और तो और हमारे आदिवासी लोगों में भी ये आ गया है कि मैं ऊंचा, मैं ऊंचा, मैं ऊंचा। सही है गलत है? आदिवासी समाज का होने के लिए एक सिद्धांत है कि वह जाति व्यवस्था का अंग नहीं होगा। आदिवासी कौन? अनुसूचित जनजाति कौन? जो जाति व्यवस्था में नहीं आता, जो वर्ण व्यवस्था में नहीं आता। ये तो 8वीं की किताब में लिखा हुआ है, हमारे स्कूलों में चल रही है, सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की किताब है, उसमें लिखा हुआ है आदिवासी कौन, अनुसूचित जनजाति कौन? जो जाति व्यवस्था में नहीं आता, जो वर्ण व्यवस्था में नहीं आता। जो समाज वर्ण व्यवस्था में आता है वो हिंदू होता है, जो समाज जाति व्यवस्था में आता है वो ऊंच नीच मानता है, छुआछूत मानता है, भेदभाव मानता है, किसी को अपने से ऊंचा मानता है। और ये दोनों बातें हमारे ऊपर लागू नहीं होती, ये उसी किताब में लिखा है। और आदिवासियों का धर्म क्या है वो भी लिखा हुआ है, उसी 8वीं की किताब सरकारी स्कूल में चल रही है।
उसमें लिखा है आदिवासियों का धर्म हिंदू नहीं है, इस्लाम नहीं है, ईसाईयत नहीं है, आदिवासी प्रकृति मूलक लोग हैं, लिखा हुआ है। चाहो तो चलो मेरे साथ में, मैं आपको एक पोटला पकड़ा देता हूँ, किताब है। जो लोग अपने आप को भीम से ऊपर मानते हैं वो जाति व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। बहुत गहरी बात है, ध्यान रखिए। जो लोग अपने आप को भीम से ऊंचा मानते हैं वो जाति व्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। वो जाति व्यवस्था में जाने के बाद आने वाले समय में वो ओबीसी बनेंगे, ध्यान रखो। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो लोग भील के साथ में छुआछूत बरतते हैं, ऊंच नीच बरतते हैं, उनको आदिवासी लिस्ट से बाहर किया जाए, ये मांग भीलों को करनी चाहिए, करनी चाहिए। मेरे घर कोई भी जाति व्यवस्था वाला आदमी भी आ जाए तो वो मेरे साथ बना हुआ भोजन खाएगा, मेरे बराबर बैठकर, मेरे बराबर पे खाट पर बैठ सकता है, मेरे बर्तन से पानी लेकर पी सकता है। जिसको जाति व्यवस्था का अंग मानते, एससी मानते, वो भी मैं आजादी देता हूं। जो लोग ओबीसी समाज के हैं उनको भी मैं आजादी देता हूं कि मेरे घर आइए, मेरे घर पे खाना बनाए, आप हाथ से लेकर के खाइए, मेरे बर्तनों से, मटके से, हाथ से पानी लेके पीजिए और खाट पर मेरे से साथ में बराबरी से बैठिए। जो इस्लाम को मानते हैं, ईसाईयत को मानते हैं, उनको भी बराबरी का हक देते हैं, हम लोग देना चाहते हैं। लेकिन जो लोग ऊंच नीच को मानते हैं उन लोगों को हमें स्वीकार नहीं करना है। क्यों स्वीकार नहीं करना है? आज मुस्लिम धर्म के अंदर भी ऊंच नीच आया है, दुनिया में नहीं है। ईसाईयत में भी ऊंच नीच है, दुनिया में नहीं है। इसका मतलब भारत की सबसे बड़ी समस्या जाति व्यवस्था है, धर्म नहीं है। भारत की सबसे बड़ी समस्या जाति व्यवस्था है, संगठन नहीं है। भारत की सबसे बड़ी समस्या जाति व्यवस्था है, पार्टी नहीं है। और जाति व्यवस्था किसको कहते हैं? ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इसको कहते हैं। तो सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? ऊंच नीच, छुआछूत। और जो आदिवासी ऊंच नीच और छुआछूत को मानता है उस आदिवासी समाज को आदिवासी लिस्ट से बाहर किया जाए, ये मांग हमको करनी चाहिए। ये बात मैं आपके बीच में आज कहना चाहता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और, हम लोग देखते हैं यहां पर आपका टंटिया भील का आंदोलन भी हुआ। ये भील पलटन का मैदान है, ऐसा भी भाई लोग कह रहे। तो भील लोग कभी किसी के गुलाम नहीं बने थे, ध्यान से समझिए बात को। आदिवासी लोग कभी किसी के गुलाम नहीं बने। आदिवासी समाज की दशा जो आज खराब है वो 1818 के बाद आई है। यदि आदिवासी ईसाई बना है तो 1818 के बाद बना है। आदिवासी किसी का गुलाम बना है, किसी के खेत में काम किया है, तो वो भी 1818 के बाद बना है। आदिवासी समाज किसी के खेत में काम करना भी अपना अपमान मानता है। यह हमारे पूर्वजों की विशेषता है, उनका सिद्धांत रहे, उनका साइकोलॉजी रहा है, मनोविज्ञान रहा है। और आज हम लोग बोरिया बिस्तर करके काम करने निकल पड़ते, हमको अपमान महसूस नहीं होता, शर्म भी नहीं आती। ये बात हमें समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ? हमारे पूर्वज ऐसा नहीं करते थे। हमारे पूर्वजों ने किसी दूसरे का लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं किया। देश आजाद होने से पहले का इतिहास पढ़ो, हमारे लोगों ने दूसरे के नेतृत्व में कोई लड़ाई नहीं लड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध में राणा प्रताप को सपोर्ट किया तो राणा पूजा भील को साथ में लेके किया था, उनके नेतृत्व में काम नहीं किया। आज देख लो, हर एक गांव के अंदर पार्टी हो, धर्म
संगठन हो, दूसरे समाज का लीडरशिप के अधीन काम करने वाले आदिवासी मिलेंगे। ये कितना समस्या पैदा हो गया, ये कितनी बड़ी बात हो गई। ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये परिवर्तन भी 1818 के बाद हुआ है। आज हम लोग कमजोर हैं, गरीब हैं, उसका भी कारण 1818 के बाद की समस्या है। आज नंदाबाई के नाम से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसी में कहा गया है कि आदिवासी लोग सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को है, यानी बेरोजगार है, बीमार है, गरीब है, जमीन विहीन है, यह सब लिखा हुआ है। ये सब समस्या पैदा हुई है, वो सब 1818 के बाद हुई। तो 1818 के बाद क्या बड़ा बदलाव हुआ? ध्यान से समझो हिस्ट्री को, तो ये सब बात समझ में आएगी। 1818 से पहले आदिवासी स्वयं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ता था, स्वयं के यानी अपने समाज के लीडरों के नेतृत्व में हर एक काम करता था। तो 1818 में हमारे यहाँ का जो शासक था आदिवासियों के अलावा, वो थे रजवाड़े वाले लोग। उन्होंने समझौता किया अंग्रेजों से, और दो शक्तियों ने मिलकर के आदिवासियों को दबाया, अंग्रेज और रजवाड़े। इन दोनों ने मिलकर के आदिवासियों को दबाया। ये भील पलटन भी इसी वजह से बनी थी। और इन लोगों ने सुझाव दिया कि भीलों को कंट्रोल करना है तो भीलों को ही सेना में रखना होगा, सिपाही बनाना होगा, और भीलों के माध्यम से भीलों को कंट्रोल कराना होगा। और उस जमाने में अंग्रेज लोग सफल हो गए। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए 1932 में जो पूना पैक्ट करार हुआ, वही 1951-52 में आपके ऊपर लागू कर दिया। जो अंग्रेजों की नीति थी, भीलों के द्वारा भीलों को कंट्रोल करवाना, भील पलटन, खानदेश भील पलटन, मेवाड़ भीलखोर, ये अंग्रेजों ने पॉलिसी बनाया था कि आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों को कंट्रोल करना। यही सिद्धांत पूना पैक्ट करार के तहत 1951-52 में इन पार्टी वाले लोगों ने हमारे समाज पर लागू कर दिया। क्या लागू किया? आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों को कंट्रोल करना। कैसे? आपके नेताओं के द्वारा आपको कंट्रोल करना। आपके नेता कौन है? कौन है? आदिवासी। उनके द्वारा आपको कंट्रोल किया जा रहा है। उस समय में क्या हुआ था? मेवाड़ भीलखोर, खानदेश भील पलटन, मालवा भील पलटन, उसमें भी क्या हुआ था? आदिवासियों के बलबूते आदिवासियों को कंट्रोल करवाया था। यही सिद्धांत आगे बढ़ाया और आदिवासी नेताओं के द्वारा आदिवासियों को कंट्रोल करवाना। तो आजाद देश में कैसे होता? आजाद देश में यह बात संभव नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि आदिवासियों का लीडर कौन होगा, वो उन्होंने अपने पास निर्णय रखा। ध्यान से समझो, आदिवासियों का लीडर कौन होगा, ये सिलेक्शन करने का पावर, ये निर्णय करने का पावर उन लोगों ने अपने पास रखा। इसलिए इन 75 साल में आपके समाज की समस्याएं हैं। तो आजाद भारत में एक भी आदमी पैदा नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी समस्या का समाधान करने का सोचा होगा। ये आदिवासी परिवार ने पहली बार सोचा, और आदिवासी परिवार ने सोचने के बाद निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? आदिवासी परिवार जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली बनाई। क्या बनाया? आदिवासी परिवार जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली बनाई। आदिवासियों का लीडर कौन होगा, ये जाजम तय करेगी। न भोपाल में तय होगा, न गांधीनगर में तय होगा, न बॉम्बे में तय होगा, न जयपुर में तय होगा, न दिल्ली में तय होगा। आदिवासी का विधायक कौन होगा, आदिवासी का सांसद कौन होगा, यह आदिवासियों की जाजम तय करेगी। गैर आदिवासी तय नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने निर्णय लिया। क्या आप
इस बात को मानते हो? मानते हो क्या? कौन कौन मानते हो? ये हाथ तो खड़े कर दिए, पर मेरे को पता है और लाल परमार इतना आसान आदमी नहीं है, मेरे को समझना ही इतना मुश्किल है। कई लोग जब मैं मंच पर आता हूँ तो बड़े बड़े वक्ता होते, बड़े बड़े संगठन करता होते हैं, उनको घबराहट होती है। आप लोगों ने आदिवासी एकता परिषद में देखा होगा, घबराहट होती है कि क्या बोल जाएगा, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, हमारे ऊपर तो नहीं आ जाएगा, ऐसा। और वह इसी वजह से मैं बोलता हूं कि 30 साल से संगठन चल रहा है, इस बड़ी समस्या का आज तक समाधान नहीं किया। इसलिए मैं उनके ऊपर मेरा गुस्सा है, जबकि मैं भी आदिवासी एकता परिषद से ही मेरी शुरुआत हुई थी। मैं भी राजस्थान में प्रदेश कमेटी में सलाहकार हूं, लेकिन मैं किसी की सलाह नहीं मानता, मैं सलाह देता हूं। मैं मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? मैं इतिहास का मास्टर हूं, और जो आदमी इतिहास में मुझसे जीत जाएगा उसकी बात मानूंगा मैं। जो आदिवासी इतिहास के मामले में मेरे से जीत जाएगा, मैं उसकी बात मानूंगा। ये कोई तुम्हारा मेरे से बात करने के लिए आने वाला अभी? आ जाओ, आ जाओ भाई, कोई किसी को आना है। और भी बड़ा बड़ा संगठन करता है तुम्हारे मध्य प्रदेश में, उनको खुला चैलेंज है मेरा। इतिहास के मामले में मेरे से बहस कर लो और फिर तय करो तुम सही हो गलत हो। ये बात हमें समझना कर जरूरत है। तो मैं कह रहा था, मेरे को गुस्सा किस बात का है? 30 साल हो गया, आप लोगों ने इतनी बड़ी समस्या का समाधान नहीं किया। क्या समाधान नहीं किया? कि हमारा नेता कौन होगा, उसका सिलेक्शन कैसे होगा, वो तय करना नहीं हुआ। और उल्टा आदिवासी एकता परिषद में जो आते हैं सब सारे कांग्रेस में चले जाते हैं। समझ में नहीं आता मेरे को ऐसा भी लगता है कि आदिवासी एकता परिषद में कांग्रेस के लोगों की शरण स्थली है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। मैं किसी मंच का मोहताज नहीं हूं, मैं किसी जगह बोलने का मोहताज नहीं हूं, लेकिन मैं भंवरलाल परमार, मेरे से छोटे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, युवा बेटे हैं, युवा बेटियां हैं, उनको गलत बात कभी नहीं बता सकता। मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक का पहला धर्म होता है सच बोलना। मैं आने वाली पीढ़ी को गुमराह नहीं कर सकता, सच बोलूंगा। किसी की मुझे परवाह नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हमें हमारे समाज का नेता कौन होगा ये जाजम तय करेगी, और जाजम तय करेगी तो क्या रिजल्ट आएगा पता है? 1818 से पहला वाला रिजल्ट आएगा। कौन सा? आदिवासी की जाजम से ऐसे लोग जाएंगे जो किसी के रोके रुकेंगे नहीं, जो समाज की बात है वो बोलेंगे, और समाज की बात विधानसभा में बोलेंगे, संसद में बोलेंगे, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। यदि 47 विधायक आदिवासियों पर बोलते हैं मध्य प्रदेश में, तो क्या बदलाव आ सकता है? सोचो, पूरे देश में विधायक कितने हैं? 487। ये 487 लोग सभी विधानसभा में आदिवासी के पक्ष में बोले, क्या नहीं हो सकता? संसद में कितने सांसद बैठते हैं हमारे? 47, और 47 सांसद यदि आदिवासियों के बारे में बोले, क्या नहीं हो सकता? बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन ये किसी ने आज तक तय नहीं किया कि ऐसा करना भी चाहिए और कैसे होगा। ये तो भला हो कि हम लोगों को पूना पैक्ट करार समझ में आ गया। और मैं समझता हूं आदिवासियों के बहुत कम लीडर हैं जिनको पूना पैक्ट समझ में आया है।
जिसको पुनः पैक्ट करार समझ में आया होता, वो लोग कांग्रेस के रास्ते में आपका लाइन लगा के खड़े नहीं होते, भाजपा के रास्ते में लाइन लगा के खड़े नहीं होते, और पुनः पैक्ट करार को सदा के लिए खत्म करने के लिए, उसका प्रभाव शून्य करने के लिए, उसको आदिवासियों के बीच में से उसका प्रभाव खत्म करने के लिए ये जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली बनाई है। और उसी प्रणाली के तहत हमारे इलाके में चुनाव कौन लड़ेगा ये तय होगा। ये तय हो रहा है, आजकल काम हो रहा है। हमारे 2 जगह तो हो गया काम, अभी तीसरी जगह 28 तारीख को होने वाला है। तो क्या यह बात आप समझना चाहेंगे? आदिवासी परिवार जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली आप समझना चाहेंगे? आराम से समझ में आ सकता है। ये समझाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, उसके लिए क्लास अलग होती है और ये मेरा विषय नहीं है। मेरे को पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन लोगों का इलाज करने के लिए हमने भी पार्टी बनाई है और उसका नाम हमने नहीं रखा है। उसका नाम जब ये रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा था तब आपका मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के एक भाई ने हमको नाम दिया था, वो ही वेरीफाइड हो गया। अलीराजपुर के भाई ने क्या नाम दिया था? भारतीय आदिवासी पार्टी। तो हमने क्या बदलाव किया? भारत आदिवासी पार्टी, इतना बदलाव किया। और वो भी वहां ऑब्जेक्शन था, इसलिए कई लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए थे, तो हमने कहा कि आप ये बदल सकते हो। हमारे 25 आदमी है टोटल ये आपका रजिस्ट्रेशन करने वाले, उसमें आपके मध्य प्रदेश के भी 2-3 भाई हैं। अभी जीतू भाई आए थे यहाँ बोलने के लिए, वो भी उसके महासचिव, वो खुद रजिस्ट्रेशन करने वाला है। और जाबुआ से भी भाई है, रतलाम से भी भाई है। तो न नाम हमने दिया है, आप लोगों ने नाम सुझाया था। हमने तो हाँ ऐसा कर सकते हो, पूरी 25 लोगों की टीम है ये काम करने वाली, मैंने नहीं किया। हम लोग तो निर्णय करने वाले लोग हैं, ऐसा कर सकते हो, ऐसा आप लोग काम कर सकते हो और चल रहा है। और मेरा कभी जिंदगी में चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, इच्छा नहीं है। कोई लाएगा तो भी नहीं आऊंगा। मैं जिंदगी में हमेशा आदिवासियों के पक्ष में बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा। और नौकरी जितनी हो करूंगा, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसका भी कोई परवाह नहीं करती। तो आप लोगों ने मेरी बात को समझा। एक और इम्पोर्टेंट बात, भारत में एससी के लोग हैं, उनको पूछो कि आप सबसे पहले क्या चाहते हो, तो वो क्या बोलेंगे? जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं। पूरे देश के लोगों को कह रहा हूं मैं, यहां से शुरू किया था मैंने। क्या बोलेंगे? एससी के लोगों को पूछो तो वो क्या बोलेंगे? जाति व्यवस्था खत्म करना है। जाति व्यवस्था अर्थात ऊंच नीच खत्म करना है, छुआछूत खत्म करना है, भेदभाव खत्म करना है। तो आदिवासियों में ऊंच नीच नहीं होता, आदिवासी में छुआछूत नहीं होता, आदिवासियों में भेदभाव नहीं होता। हमारे इलाके में खाना खिलाते लाइन के से ऐसे लोगों को बिठाते खाना खिलाने के लिए, और खाना खिलाने के लिए लाइन से बिठाते हैं। उसमें बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, जवान भी होंगे। तो उनको खाना देने वाले लोग ये बूढ़ा आदमी ऐसा करके कम नहीं देते, ये महिला ऐसा करके कम नहीं देते, ये बच्चा ऐसा करके कम नहीं देते, एक जैसा खाना देते हैं, भले वो खाए चाहे नहीं खाए। यहां पर भी बराबरी है, भोजन में भी बराबरी है। तो आदिवासियों में जाति व्यवस्था नहीं है, छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। तो भारत का एससी समाज आदिवासियों को आदर्श मॉडल क्यों नहीं मानता समाज व्यवस्था का? ये सभी लोगों से सवाल है मेरा। यदि जाति व्यवस्था खत्म करनी है तो सभी एससी समाज के लोगों को आदिवासी समाज व्यवस्था स्वीकार करनी चाहिए, ऐसा कहना चाहता हूं। तभी खत्म हो सकता है भारत में। आज लोग देखो, ईसाई बने वहां पर भी छुआछूत है, मुस्लिम बने वहां पर भी छुआछूत है। तो जो ईसाई है, मुस्लिम है, वो भी जाति व्यवस्था से निजात पाना चाहते
करते हैं तो उनके लिए भी मॉडल कौन है? आदिवासी। आदिवासी समाज व्यवस्था, आदिवासी संस्कृति को एक्सेप्ट करना चाहिए। और गंभीर बात तो ये तक है, हमारे जो लोग ईसाई बने वो भी अब वापस आना नहीं चाहते, जो लोग इस्लाम में जा चुके वो भी आना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, आप लोगों के ऊपर ऊपर भी जा सकती है, लेकिन मैं अकेला आप लोगों को देख करके नहीं बोल रहा हूं, ये पूरे देश के लोग समझेंगे इस बात को। आगे एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक हमारी बहुत आंतरिक बीमारी है अंदर की, अपने समाज के अंदर। उस बीमारी को खत्म किए बगैर हमारे समाज का कोई भी संगठन सफल नहीं हो सकता। कोई भी संगठन सफल नहीं हो सकता और संगठन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस बीमारी का मैं इलाज ढूंढा है मैंने, तो क्या आप उस बीमारी का इलाज या गोली चाहते हो? इतनी सारी दे दी, ये भी दे दो। सच में। पर हमारे रतलाम वाले, झाबुआ वाले लोगों के बारे में कहा जाता है वो तो किसी की बात मानते ही नहीं। तो ऐसा कैसा इधर भी होगा है? संभल जाओगे? चलो बहुत अच्छी बात है। विक्रम भाई ने बोल दिया, मैं मान लेता हूँ।